कर लेंगे। ठीक, ठीक है, वो ज़्यादा ही रखो, तो ज़्यादा कम करने पे काम नहीं करता है ऐसे। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? चल रहा है ठीक ठाक? सही है। क्या डिस्कशन अपन का हो गया था सॉलिड स्टेट में? लास्ट टाइम पे अपन ने यूनिट सेल को फर्दर आगे बढ़ाया था और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ये डिस्कशन किया था। आज अपन उसके आगे मूव करेंगे। अब अभी तक जो भी बातें हुई हैं उसमें अपन ने देखा है 3 डायमेंशन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। अभी एक यूनिट सेल और पढ़ना है हमें, लेकिन उससे पहले हम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 2D में और अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1D में भी डिस्कस करेंगे एंड देन इनको रिलेट भी करेंगे 3D में दोबारा। तो आज बात करते हैं पहले अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 1D। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1D का मतलब 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब एक लाइन के अलोंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है वो अपन को देखना है। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी भी केस में। एक लाइन के अलोंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा कैसा हो सकता है। तो जैसे आइदर पॉसिबिलिटी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर लाइन में इस तरह से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में टचिंग पोजीशन पर हो, आगे भी बना सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर लाइन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे को टच ना कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अपन ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एनालिसिस अगर करें दोबारा, जैसे मैं दोबारा डायग्राम बना ले रहा हूँ और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर और एडजेसेंट कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर इसी की एनालिसिस की बात करें, 1 डायमेंशनल एनालिसिस मतलब अगर अपन एक एज के अलोंग एनालिसिस देखें तो एक एज के अलोंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वो इस तरह का दिख रहा होगा। लेकिन अगर यही चीज़ फेस डायगोनल के अलोंग देखें, फेस डायगोनल के अलोंग, तो हमें ये पता है कि अलोंग फेस डायगोनल जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को टच करते हुए नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब वहाँ पर जो सीन क्रिएट हो रहा होगा वो ऐसा हो रहा होगा। या अगर अपन बॉडी डायगोनल के अलोंग भी इसी बात को डिस्कस करें तो बॉडी डायगोनल के अलोंग जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो भी एक दूसरे को टच नहीं करते। मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी है, आइदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टचिंग पोजीशन पर है या टचिंग पोजीशन पर नहीं है। अगर टचिंग पोजीशन पर है, इन दैट केस कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 2 आएगी। मतलब कोई एक एटम 2 एटम्स के साथ में टचिंग पोजीशन पर है। और अगर टचिंग पोजीशन नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू देन 0 आएगी। मतलब कोई किसी को टच नहीं कर रहा। मतलब जब हम 1D एनालिसिस करते हैं तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर का डिस्कशन करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब हम 3D का डिस्कशन कर रहे थे तो हम हर डायमेंशन को कंसीडर कर रहे थे, 3 डायमेंशन को कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पर हम एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब हमें इस बात से मतलब नहीं कि इसके पैरेलल में क्या है, ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमें बात नहीं करनी है। तो अगर हम इस डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई एक कितने से टचिंग पोजीशन पर दिख रहा है तो कोई भी नहीं टच कर रहा, जबकि इस केस में कर रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर हमें पैकिंग फ्रैक्शन भी पूछा जाता है। तो जब हम 1D में पैकिंग फ्रैक्शन का डिस्कशन करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग होता है द फ्रैक्शन ऑफ लेंथ कवर्ड। लेंथ का डिस्कशन किया जाता है।
जब हम लोगों ने 3D में डिस्कशन किया था तो ये बात हम लोगों ने वॉल्यूम के टर्म में डिस्कस की थी, वही चीज़ 1 डायमेंशन में लेंथ के टर्म में डिस्कस होगी, वही बात 2 डायमेंशन में एरिया के टर्म्स में डिस्कस होगी। ठीक बात है। तो 1D में अगर बात करें, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ टोटल लेंथ जो हम कंसीडर कर रहे हो, लेंथ कवर्ड। कवर्ड का मतलब कवर्ड बाय आटम्स, जो लेंथ कवर्ड है उसका फ्रैक्शन क्या है। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो कोई सी भी लेंथ हम कंसीडर कर लें, हर हमें दिखाई पड़ेगा कि बीच में कोई गैप ही नहीं है, और अगर कोई गैप नहीं है का मतलब पूरी की पूरी लेंथ कवर्ड है। तो इस केस में पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू 100% या 1 आएगी। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं इस पर्टिकुलर सिस्टम में, तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि वो 1 से कम होगी, 100% नहीं होगी, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ गैप दिख रहा है। अब ये वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अलोंग एज अगर बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन अलोंग एज 1 आएगा, अलोंग एज पैकिंग फ्रैक्शन 1 होगा। लेकिन अगर हम बात करें अलोंग फेस डायगोनल, अलोंग फेस डायगोनल पैकिंग फ्रैक्शन, तो अलोंग फेस डायगोनल पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम फेस डायगोनल की लेंथ कंसीडर कर लेते हैं और उसमें कवर्ड लेंथ कंसीडर कर लें, तो कवर्ड लेंथ हमें इधर से r और इधर से r दिखाई पड़ेगी। तो कवर्ड लेंथ इज 2r अपॉन टोटल लेंथ, फेस डायगोनल की लेंथ होती है a/a√2, और हमें ये पता होता है कि इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल a की वैल्यू 2r के बराबर होती है, तो ये कट जाएगा और इस तरह से रिजल्ट आएगा 1/√2। मतलब यहाँ से दिख रहा है कि 100% नहीं आ रहा है, 100% से कम है। सिमिलरली हम बॉडी डायगोनल के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं। अगर हम बॉडी डायगोनल के लॉन्ग पैकिंग फ्रैक्शन निकालें तो कवर्ड लेंथ अलॉन्ग बॉडी डायगोनल अगर हम बात करें तो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग इधर से कवर्ड लेंथ r, इधर से कवर्ड लेंथ r, मतलब कवर्ड लेंथ इज 2r और टोटल बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है a√3 और a√3, और हमें पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a की वैल्यू 2r के बराबर है, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 1/√3। मतलब अलोंग एज पैकिंग फ्रैक्शन 1 क्योंकि ऐसा सिस्टम है, अलोंग फेस डायगोनल एंड बॉडी डायगोनल ऐसा सिस्टम है। अब वो पर्टिकुलरली वैल्यू कितनी होगी उसके लिए हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब क्वेश्चन हमें दोनों तरह से पूछे जाते हैं, आइदर 3D में पूछा जा सकता है या 1D में भी पूछा जा सकता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये आंसर करना पड़ेगा 1D में कि 1D में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, समझ में आती है बात। 1 डायमेंशन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से अपने आप को अरेंज करें। दो पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी में पैकिंग फ्रैक्शन, दूसरी पॉसिबिलिटी में पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब इसी तरह से 2D पर आते हैं और यही डिस्कशन 2D में करें। इसको हटा दें, इसको आप लोग पॉज करके नोट करना, हटा दो। टू डी में किस किस तरह की पॉसिबिलिटी अपन को दिखती है उस पर आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 1D की जगह पर 2D, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब एक प्लेन हो गया, एक प्लेन पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है। तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी है, उनको पर्टिकुलरली नाम दिया गया है। एक नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट के तरीके हैं। सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें तो जैसे
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं पहले दिखा रहा हूँ। 2D का मतलब इसी के पैरेलल में लेयर्स प्लेस्ड होंगी, ये एटम के बगल में एटम, another 1D लेयर उसी के पैरेलल में, सिमिलरली another 1D लेयर उसी पैटर्न में, ये पैटर्न ऐसे फॉलो होता दिखाई पड़ता है। आगे भी बना सकते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट या स्क्वायर क्लोज पैक्ड। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का भी डायग्राम मैं यहीं पर पहले बना दे रहा हूँ जिससे एक कंपैरिजन हमें दिखाई पड़ता रहे। यहाँ पर भी वैसे ही 1D लेयर दिखाई जा रही है। अब इसके पैरेलल जब अनदर ऐसी लेयर प्लेस्ड है तो पहले के कंपैरिजन में एक अंतर यहाँ दिखाई पड़ेगा कि अनदर लेयर के एटम्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जो बीच में गैप बन रहा था उस गैप में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, इसी तरह से यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। आगे भी बना सकते हैं अपन। इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। मतलब यहाँ 1D लेयर 1D लेयर 1D लेयर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब वो लेयर्स एक दूसरे के बगल में प्लेस्ड हैं तो 2 डायमेंशनल लेयर जनरेट हो रही है। अब दो पॉसिबिलिटी होती है, आइदर सेकेंड लेयर के एटम्स फर्स्ट लेयर के एटम्स के ठीक पैरेलल में आए और यही चीज़ रिपीट हो, एक तरह का पॉसिबिलिटी। दूसरी तरह की पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट लेयर के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है उस गैप में सेकेंड लेयर का एटम हो, ऐसे ही सेकेंड लेयर के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है उस गैप में थर्ड लेयर का एटम। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी, इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है? जैसे अगर हम इसमें एक स्मॉलेस्ट पार्ट कंसीडर करें जो पूरी पैकिंग को रिफ्लेक्ट करे, स्मॉलेस्ट पार्ट, तो ये अपने आप में एक स्क्वायर बनता दिखाई पड़ेगा। और यही बात अगर यहाँ पर डिस्कस करें तो ये अपने आप में एक हेक्सागन दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है और दूसरे को स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है। अब अगेन वैसे ही डिस्कशंस यहाँ पर करें तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में डिस्कस करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब किसी एक एटम को कितने टच कर रहे हैं, तो डायग्राम में दिख ही रहा है कि कोई भी एक एटम कंसीडर करें तो उसको 4 एटम्स टच करते हुए दिखाई पड़े, 4 एटम्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 आता है। और ये डिस्कशन अगर इसमें करें तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 आती है। कैसे? इस एक एटम को 1 2 3 4 5 6 एटम्स टच करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 है, जबकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 आ रही है। इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है, इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। अब इन दोनों ही केस में अपन ने जो 1D लेयर को यूज किया है वो पहली वाली पॉसिबिलिटी यूज किया जो मैंने अभी इसके पहले दिखाया था। हम दूसरी वाली पॉसिबिलिटी को यूज करते हुए भी ऐसा अरेंजमेंट देख सकते हैं, मतलब वो कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर छोटा सा शो करूँ, अगर मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी यूज किया होता तो ये इस तरह का अरेंजमेंट, इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब इस केस में एटम्स टचिंग पोजीशन पर नहीं है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और इस तरह का अरेंजमेंट भी स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट ही कहलाएगा। यही डिस्कशन मैं इसके लिए भी बना सकता हूँ, स्क्वायर वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहलाएगा। मतलब अगर एटम्स के बगल में एटम है, मतलब पैरेलल में है, तो ऐसे को स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अगर गैप में एटम्स रख रहे हैं तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है। और इसमें एक नॉमेनक्लेचर का एक तरीका भी फॉलो किया जाता है, वो भी अपन को यहाँ पर समझना है। जैसे ये एक 1D लेयर है, ये दूसरी 1D लेयर है, ये तीसरी 1D लेयर है। अगर मैं इस लेयर को A नाम देता हूँ तो अनदर लेयर भी A ही बोली जाएगी, क्योंकि इस लेयर के एटम्स इस लेयर के एटम के ठीक पैरेलल आ रहे हैं। सिमिलरली ये पैटर्न आगे फॉलो होता दिखाई पड़ रहा है, मतलब जो इस लेयर का नाम रखा गया वही नाम इसका रखा जाएगा। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि एटम्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर तुमसे इसका नाम पूछा जाए, इस लेयर का नाम क्या रखा जाएगा,
तो वो भी ए ही आएगा। मतलब अगर एटम के पैरेलल में एटम है तो अल्फ़ाबेट सेम यूज होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट यूज करना पड़ेगा। जैसे ए लिखा है मैंने, ऐसे में भी हम ए बी, ए के बाद बी अल्फ़ाबेट या सी अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगर मैं ए लेयर बोलता हूं तो ये वाली लेयर का नाम हमें बी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एटम के ठीक पैरेलल नहीं आ रहा, ठीक पैरेलल नहीं आ रहा, तो हमें बी रखना पड़ेगा। और अगर हम थर्ड लेयर की बात करें तो थर्ड लेयर का एटम इसके पैरेलल नहीं आ रहा, इसका अगर इसका नाम बी है तो इसका नाम बी नहीं होगा, तो फिर मे बी सी हो सकता है या फिर ए भी हो सकता है। अगर हम देखें तो ये एटम इसके ठीक पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब अगर इसका नाम ए है तो इसका नाम भी ए ही होगा। मतलब ये वाली लेयर और ये लेयर एक दूसरे के ठीक पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है एटम्स एक दूसरे के ठीक सामने सामने है। अगर सामने सामने है तो अल्फ़ाबेट सेम यूज होगा, अगर सामने सामने नहीं है तो अल्फ़ाबेट डिफरेंट यूज होगा। इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि वहां पर ये इशू आ रहा है। बात समझ में आती है? ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी, इस तरह का सिस्टम लिखा जाता है ए टाइप, ए टाइप, ये अरेंजमेंट ए टाइप है। और इसी तरह से इसको बोला जाता है ए बी टाइप, ए बी टाइप। बी मैंने फिर से यहाँ पर बी यूज किया क्योंकि अब अनदर लेयर अगर हमने इसके पैरेलल में प्लेस की इस तरह से, तो ये वाले एटम इस वाले एटम के ठीक सामने आ रहे हो, सोच सकते हो। तो इसका मतलब अगर इसका नाम बी है तो इसका भी नाम बी है, और यही पैटर्न आगे तक बनाते जाएं तो हमें ये चीज रिपीट होती दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया 6। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, पैकिंग फ्रैक्शन, तो यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब, पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग है फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड, फ्रैक्शन ऑफ एरिया कवर्ड। अब अगर अपन डायग्राम में देखें तो जो यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है उसमें बीच बीच में कुछ एरिया खाली भी दिख रहा है, इसका मतलब 100% एरिया फिल्ड नहीं है एटम्स के थ्रू। तो कितना परसेंट एरिया फिल्ड अगर हमें वो निकालना है तो हम एक पर्टिकुलर एरिया कंसीडर करते हैं, और उस कंसीडर एरिया में फिल्ड एरिया अगर देखें तो वो पूरे सिस्टम के लिए वैलिड होगा। हम इतने पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं, और अगर हम इसको देखें, अगर हम ये स्क्वायर बन रहा है, अगर हम इसकी स्क्वायर की एज लेंथ को ए माने, एज लेंथ को ए माने, तो एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या है? क्या हम ये आंसर कर सकते हैं? अब मैं इसको हटा ऊपर लिखेंगे, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन। तो इस केस में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन पाने के लिए हम लॉन्ग फेज डायगोनल देखेंगे। तो अगर एज लेंथ ए है तो फेज डायगोनल की लेंथ होगी a√2, और ये बराबर होगा r + 2r + r, 4r के। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि a will be equal to 2√2r, 2√2r। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालें तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब एरिया कवर्ड बाय एटम। तो अगर हम देखें कि इसमें कितने एटम्स लाई कर रहे हैं, तो एक तो ये पूरी तरह से लाई कर रहा है, और इसके अलावा ये वाले एटम का 1/4 पोर्शन लाई कर रहा है। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है का मतलब 1/4 ऑफ 360, और इसका मतलब 1/4 एरिया इसके अंदर लाई कर रहा है। तो 4 एटम्स तो ऐसे हैं जिनका 1/4 एरिया लाई कर रहा है, प्लस एक एटम ऐसा है जिसका पूरा एरिया लाई कर रहा है। और एक एटम का एरिया होता कितना है? तो πr²। तो ये लिखा है टोटल एरिया कवर्ड बाय एटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दैट विल बी a², और a की जगह पर हम लिख दे 2√2r का स्क्वायर, 2√2r का स्क्वायर। अभी हम लोगों ने a की वैल्यू निकाली है, तो ये रिजल्ट आता है। अब यहाँ से आ रहा है 2 एटम्स इफेक्टिवली इसके अंदर लाई कर रहे हैं, तो उनका एरिया लिखा हुआ है, और नीचे एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इसको सॉल्व करें तो r तो कट ही रहा है, दिख ही रहा है, और इसके अलावा ये वैल्यू सॉल्व होके क्या आएगी? तो यहाँ से 2 तो एक 2 तो कट जाएगा, और इसके अलावा स्क्वायर है तो एक 2 रहेगा, और एक रूट का
v स्क्वायर आएगा तो ये वैल्यू आती है पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को सॉल्व करें तो रफली ये वैल्यू आती है लगभग 0.78 या 78% बोल सकते हैं। याद रखते हैं ये 2D में डिस्कशन चल रहा है, 2D का डिस्कशन है ये, 3D का नहीं है। 3D में हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के रिजल्ट्स निकाले थे, तो वो रिजल्ट्स आए थे 52%, 68%, 74%। यहाँ पर 2D का डिस्कशन चल रहा है, 2D का डिस्कशन डिफरेंट है, 3D का डिस्कशन डिफरेंट है, तो डिफरेंस बना के रखना है। तो ये रिजल्ट आता है। अब सेम टाइप का डिस्कशन अगर हम करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए, तो वहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक हेक्सागन कंसीडर करते हैं, और अगर हम हेक्सागन की एज लेंथ को a मान लें तो हेक्सागन का एरिया कितना होगा उसे निकालने के लिए तुम चाहो तो इसको, ये अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा जिसकी एज लेंथ a होगी, और ये ऐसे 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बनेंगे, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3/4 a का स्क्वायर, √3/4 a का स्क्वायर। तो इस तरह से टोटल हेक्सागन का एरिया आएगा 6 टाइम्स √3/4 a का स्क्वायर, 6 टाइम्स √3/4 a का स्क्वायर। और उसके अंदर जो एटम्स लाए कर रहे हैं वो कितने हैं, तो एक एटम तो दिख रहा है अपन को पूरी तरह से अंदर है, और इसके अलावा बाकी ये एंगल्स अगर देखें तो ये 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री का मतलब 1/3 ऑफ 360, 1/3 नहीं सॉरी 60 नहीं 120 डिग्री, ये एंगल 120 डिग्री। जैसे ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये टोटल एंगल होगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री इज 1/3 ऑफ 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये 1/3 एरिया लाई कर रहा है, 1/3 है। और ऐसे कितने एटम्स हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 एटम्स ऐसे हैं जिनका 1/3 एरिया लाई कर रहा है, और एक एटम ऐसा है जो पूरी तरह से लाई कर रहा है। तो इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन अगर लिखें तो 6 × 1/3 प्लस 1 × 1, ये तो नंबर ऑफ एटम्स हुए, मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का एरिया πr² डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हेक्सागन, तो ये वैल्यू होगी 6 टाइम्स √3/4 a का स्क्वायर। अच्छा, और a की वैल्यू भी यहीं पर निकालें तो यहाँ पर a की वैल्यू 2r के बराबर आ रही है, a विल बी इक्वल टू 2r। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ a इज इक्वल टू 2r। क्या ये बात दिखाई पड़ी है, ये दोनों टचिंग पोजीशन दिख रही है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 2r के बराबर। तो अगर मैं 2r ही लिखूँ तो √3/4 × 2r का स्क्वायर, ये रिजल्ट आता है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ रहा है 3, नीचे 6 तो 2, और ये 2 और ये 4, 2 और ये 4 तो नीचे आएगा 2, और यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब एक 2 कट जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू आएगी π/3√2, और अगर इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू लगभग आती है 0.91 या 91%, 91%, ठीक है 91%। मतलब इस तरह की पैकिंग में पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू 91% है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ता दिखाई पड़ेगा। तो वो 2D में भी देख सकते हैं कि यहाँ 2D में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, उसका 6 है, पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ 78% था, वहाँ पर 91%, ठीक है। तो ये डिस्कशन 2D का है। अगर हमने ये भी देखा कि 1D से 2D के बनने की कहानी, ये 1D से 2D के बनने की कहानी में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ए टाइप है, जबकि इस केस में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर AB जो लिखा हुआ है ये 1D लेयर्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल प्लेस की जा रही हैं, और यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हुआ वो AB टाइप है, AB देन AB देन AB। किसी भी सॉलिड में जो 2D लेयर्स यूज में आती हैं जिनसे सॉलिड बनता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है, या तो ये होगी या तो ये होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों हो गई। मतलब आइदर सॉलिड्स में अगर 2D एनालिसिस की गई तो उस 2D एनालिसिस में ये लेयर इन्वॉल्व होती दिखाई पड़ेगी या ये लेयर इन्वॉल्व होती दिखाई पड़ेगी, दोनों लेयर्स इन्वॉल्व होती दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक बात है। अब अगर इनको ध्यान में रखते हुए अगर अपन
3D के बनने को देखें, 2D से 3D के बनने को अगर हम इमेजिन करें कि 2D से जब 3D बन रहा है तो कौन सी लेयर यूज हुई होगी, हम वो 3D स्ट्रक्चर्स की बात करने जा रहे हैं जो अपन ने अभी तक पढ़ लिए हैं। जैसे हमने पढ़ लिया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हमने पढ़ लिया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हमने पढ़ लिया है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हमें एक बात ये आंसर करनी है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बनने में कौन सी 2D लेयर्स यूज हुई होंगी, ये वाली या ये वाली। इसके अलावा हमें ये भी डिस्कस करना है कि जब 2D लेयर्स एक दूसरे पर प्लेस की जाएंगी, जैसे मान लो कि ये एक 2D लेयर है, ये अनदर 2D लेयर और एक दूसरे पर प्लेस करे तो ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनने लग जाएगा, 3D स्ट्रक्चर इस तरह से बनता जाएगा। तो वो जो भी 3D स्ट्रक्चर अपन ने अभी तक पढ़ा है, अगर हम उसकी 2D एनालिसिस की बात करें तो हमें ये भी आंसर करना पड़ेगा कि जब एक लेयर दूसरी लेयर पर प्लेस की जाएगी तो वो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है कहने का मतलब क्या है, मैं यहीं पर बता दूं। जैसे हमें ये पता है कि चाहे लेयर ये हो चाहे लेयर ये हो, जब भी एटम्स प्लेस किए जाते हैं तो बीच में गैप भी आता है, ये गैप आ रहा है, ऐसे यहाँ पर भी गैप भी आता है, ठीक है। अब जब एक लेयर पर, जैसे मान लो कि ये एक लेयर है, ये एक अनदर लेयर है सेम टाइप की, जब ये लेयर्स एक दूसरे पर प्लेस की जाती हैं, इसके ऊपर भी रखी जाएंगी, एक दूसरे पर रखी जाती हैं, तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी कि सेकेंड लेयर के एटम्स, ये मान लो कि ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं और ये बीच में गैप, मान लो बीच में गैप है, ये गैप है और इस तरह से यहाँ पर। तो जब ये दोनों एक दूसरे पर प्लेस की जाएंगी तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो पहली लेयर और दूसरी लेयर के एटम एक दूसरे को सुपर इम्पोज करें, तो उस केस में गैप को सुपर इम्पोज करेगा, बीच में दिख रहा होगा गैप को सुपर इम्पोज कर रहा है, एटम को सुपर इम्पोज कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब पहली लेयर पर दूसरी लेयर रखी जाए तो गैप पर एटम्स रखे जाए। इन दैट केस सीन कुछ इस तरह का बन रहा होगा कि एक लेयर का गैप पे दूसरी लेयर का एटम प्लेस्ड है और दूसरी लेयर के गैप पे पहली लेयर का एटम प्लेस्ड है और ऐसे ही पहली लेयर के गैप पे दूसरी लेयर का एटम प्लेस्ड है। दो तरह की पॉसिबिलिटी, और इनको भी नाम दिया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए। जैसे जब हम 3D बनने की बात करेंगे, मान ले कि एक लेयर का नाम A है और दूसरी लेयर पे प्लेस की जानी है, तो सेकेंड लेयर का नाम A होगा या B होगा, यह डिसाइड कैसे होगा। तो अगर सेकेंड लेयर के एटम फर्स्ट लेयर को ठीक सुपर इम्पोज करें तो जो नाम A लेयर का होगा वही नाम B लेयर का भी होगा। और अगर ऐसा सीन बने कि सेकेंड लेयर के एटम फर्स्ट लेयर के एटम्स को सुपर इम्पोज ना करें, तो उस केस में अगर पहली लेयर का नाम A है तो दूसरी लेयर का नाम A नहीं रखा जाएगा बल्कि B वर्ड यूज किया जाएगा, जिससे हमें समझ में आए कि सेकेंड लेयर के एटम फर्स्ट लेयर के एटम्स को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। ये डिस्कशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने 1D की प्लेसिंग के लिए बताया था। 1D से 2D बनने में ये पैटर्न फॉलो होने की बात अपन ने अभी समझी थी। अगर एक लेयर का नाम A है तो दूसरे का भी A होगा या दूसरे का A नहीं होगा। इसकी कहानी क्या है, वैसे ही डिस्कशन 2D से 3D के बनने का है। एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर, दो पॉसिबिलिटी, आइदर गैप में एटम आए या एटम के ऊपर एटम आए, ठीक है। ये अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम जो स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं उसके एनालिसिस की बात करें, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक जिसको एनालाइज करना सबसे आसान है, अगर मैं उसकी बात करूं, मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ, ये नोट कर लेना, पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन में इरेज कर रहा हूँ। जैसे अपन ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्लेसिंग दिखाई गई थी। अगर मैं केवल इतने की बात करूं, ऊपर मैं नहीं दिखा रहा हूं,
अगर इतने की बात करें तो ये जो एटम्स दिख रहे हैं इनको अगर अलग से शो करें तो ये कुछ एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऐसे दिखाई पड़ेंगे, इस टाइप। ये एक प्लेन पर जो एटम्स प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट है ऐसा। अब सोच के बताओ कि वो स्क्वायर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट फॉलो कर रहे हैं या हेक्सागोनल, कौन सा अरेंजमेंट? अगर मैं इतना ही दिखा रहा हूं तो क्या हम इतने के बेसिस पर आंसर कर सकते हैं कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है या वो वाला पैटर्न? दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर टाइप का अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो 2 डायमेंशनल लेयर यूज हो रही हैं वो स्क्वायर क्लोज पैक्ड 2D लेयर्स हैं, एक बात। दूसरी बात, अब ये 2D लेयर्स एक दूसरे पर प्लेस्ड हैं, जैसे एक लेयर ये है, सिमिलरली मैं दूसरी लेयर दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये दूसरी लेयर उसके ऊपर प्लेस्ड है। अब जब ये दोनों एक दूसरे पर प्लेस्ड हैं तो वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही है? मतलब अगर मैं इस लेयर का नाम ए दूं तो उस लेयर का हम क्या नाम दें, ए या बी? तो अगर ध्यान से देखें तो वो लेयर भी इसी के साथ बनाई जाए तो ये एटम इसके ठीक ऊपर, ये एटम इसके ठीक ऊपर, ये एटम इसके ठीक ऊपर, ये एटम इसके ठीक ऊपर दिखाई पड़ेगा। मतलब अगर हम देखें तो वो इन्हीं के ऊपर दिखाई पड़ेंगे, इन्हीं के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या निकला कि अगर पहली लेयर का नाम हम लोगों ने ए रखा है तो दूसरी लेयर का नाम हम क्या रख रहे होंगे, ए ही। इसका मतलब यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ए टाइप, मतलब आगे भी तुम इसी बात को और विजुअलाइज करोगे तो वो दिखाई पड़ेगा। मतलब इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल square close packed 2D layers are used which are placed one upon another in the pattern A type। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा हमसे एक बात ये भी पूछी जा सकती है कि ये बताओ कि दो 2D लेयर के बीच में सेपरेशन कितनी है। सेपरेशन कितनी है कहने का मतलब ये है कि जैसे एक लेयर के एटम्स के सेंटर्स को मिला दें तो ये अपने आप में एक प्लेन बनाएंगे, ऐसे ही दूसरी लेयर के एटम्स के सेंटर्स को मिला दें तो वो अपने आप में एक प्लेन बनाएंगे। और ये जो दोनों प्लेन बनेंगे उनके बीच की सेपरेशन क्या है, अगर हमें ये आंसर करना है, दो प्लेन के बीच की सेपरेशन। तो जैसे तुम्हें ये बात पता है कि ये एटम और ये एटम टचिंग पोजीशन पर है और ये लेंथ r और ये लेंथ r, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी होगी, 2r। इसका मतलब हुआ कि दो लेयर्स के बीच की सेपरेशन इस केस में 2r। बात समझ में आ रही है? लेयर का मतलब हम एटम्स के सेंटर्स को मिला दें तो जो प्लेन क्रिएट होगा उस प्लेन की बात की जा रही है। पहली प्लेन दूसरा प्लेन, उन दोनों प्लेन्स के बीच की सेपरेशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आती है 2r। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग यही बात डिस्कस करें फॉर BCC स्ट्रक्चर, BCC के लिए क्या कहानी होगी तो देखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था, सिंपल क्यूबिक था। सिंपल क्यूबिक में ये इंफॉर्मेशन थी कि स्क्वायर क्लोज पैक्ड 2D layers are involved which are placed one upon another in the pattern A type। ठीक है। आते हैं 2D बॉडी सेंटर्ड के लिए, इसको हटा दें। बॉडी सेंटर्ड में यही डिस्कशन हमें करना है। हमें ये आंसर करना है कि वहाँ पर कौन सी लेयर यूज में आ रही है और किस पैटर्न को वो फॉलो कर रही है। एक दूसरे पर जो प्लेसिंग होती है तो पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तो जैसे BCC स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये देखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं और साथ में बॉडी के सेंटर पर भी और ऊपर भी कॉर्नर पर। ये एक यूनिट सेल है, अगल बगल में भी इसी तरह की कहानी रिपीट होगी। तो अगर सोच के बताना हो कि यहाँ कौन सी लेयर इन्वॉल्व है, क्या आंसर होगा, क्या आंसर आएगा, किस तरह की लेयर इन्वॉल्व होगी, कैसा पैटर्न फॉलो होता दिख रहा है।
तो जैसे यहाँ पर भी एक फेस के एटम्स को अलग से शो कर दे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। यहाँ मैं बीच में गैप क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ते समय ये देखा था कि कॉर्नर वाले एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करते। मैंने यहाँ पर एक फेस के एटम्स को अलग से शो किया, ये प्लेन उसको अलग से शो किया, ये एटम्स टच नहीं करते इसलिए दूर दूर दिखाया जा रहा है। अब अगर तुम इतने ही डायग्राम से अंदाजा लगाओ कि ये वाला पैटर्न है या वो वाला पैटर्न, तो क्या समझ में आएगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एस स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक बात है। एक चीज हाँ अंतर ये है कि यहाँ जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 1D लेयर यूज हुई है, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी वाली। जैसे हम लोगों ने दो तरह की पॉसिबिलिटी पढ़ी थी 1D के लिए, एक में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टचिंग पे हैं, दूसरे में टचिंग पे नहीं है। तो ये दूसरे में टचिंग पे नहीं है वाली पॉसिबिलिटी है, बीच पे गैप है, ठीक है। लेकिन फिर भी डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरह का पैटर्न बना रहे तो इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है। अब बात आती है कि ये लेयर्स एक दूसरे पर प्लेस्ड हैं, उसका पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर ये तो पहली लेयर है, इसमें दूसरी लेयर कौन सी है? ये वाली। पहली लेयर तो ये मैंने दिखाई, दूसरी लेयर कौन सी है? तो दूसरी लेयर ये नहीं है, बल्कि जो बॉडी के सेंटर वाले एटम्स हैं, अगर हम अगल बगल वाली बॉडी के सेंटर्स वाले एटम्स भी देखें, अगल बगल वाले जो भी यूनिट सेल्स हैं उनके बॉडी के सेंटर्स भी देखें और उनको मिलाएं, तो वो बेसिकली सेकेंड लेयर बना रहे हैं, ठीक है। और वो सेकेंड लेयर के एटम फर्स्ट लेयर के एटम पर कुछ इस तरह से प्लेस, क्योंकि हमें ये पता है कि ये वाला एटम इन चारों को टच कर रहा है, ऊपर भी चारों को टच कर रहा है और नीचे भी चारों को टच कर रहा है। इसका मतलब जो सेकेंड लेयर है वो ये बॉडी के सेंटर वाला एटम। मैं थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये एक यूनिट सेल का फेस है, ऐसे ये दूसरे यूनिट सेल का फेस है, और इसमें भी बॉडी के सेंटर वाला एटम कुछ इस तरह से प्लेस्ड होगा। ऐसे ही थोड़ा और भी बड़ा डायग्राम बना ले। और थोड़ा सा इसी को बड़ा कर ले। ये बेसिकली 4 यूनिट सेल्स के फेसेस एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बॉडी के सेंटर पर भी एटम होगा, बॉडी के सेंटर पर भी एटम होगा। और देख सकते हो कि अगर बॉडी के सेंटर वाले एटम्स के रिलेटिव पोजीशन देखें तो वो अपने आप में ऐसा अरेंजमेंट दिखा रहा है। मतलब जैसी ये लेयर है ऐसी बॉडी के सेंटर वाली लेयर है, और बॉडी के सेंटर वाली जो लेयर के एटम्स हैं वो पहली लेयर के एटम्स को ठीक सुपर इम्पोज न करके बीच के गैप में आ रहे हैं। और अगर गैप में आ रहे हैं इसका मतलब अगर पहली लेयर का नाम ए रखा गया तो दूसरी लेयर का नाम ए नहीं रखा जाएगा। पहली लेयर का नाम अगर ए है तो दूसरी लेयर का नाम ए नहीं होगा, फिर हमें अल्फाबेट चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी बी, ए के बाद बी, सेकेंड लेयर। अब इसी तरह से थर्ड लेयर के बारे में बात करें तो थर्ड लेयर का नाम सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। सी होगा अगर वो थर्ड लेयर के एटम सेकेंड लेयर के एटम के साथ मैच ना करें और फर्स्ट लेयर के एटम के साथ भी मैच ना करें। और अगर बी हो सकता है अगर थर्ड लेयर के एटम सेकेंड लेयर के एटम के साथ मैच कर जाए, और ए हो सकता है अगर थर्ड लेयर का एटम फर्स्ट लेयर के एटम के साथ मैच कर जाए। तो देखते हैं कि थर्ड नाम क्या आने वाला है। तो जैसे हमें ये पता है कि दूसरी लेयर तो मैंने दिखा दी, अब तीसरी लेयर, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर इससे बन रही है, और तीसरी लेयर ये है। और अगर ध्यान से देखो तो तीसरी लेयर के जो एटम्स हैं वो पहली लेयर के एटम को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे आ रहे हैं, देख सकते हो। का मतलब थर्ड लेयर के एटम ये थर्ड लेयर के एटम्स इनके ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या निकला कि अगर फर्स्ट लेयर का नाम ए है तो थर्ड लेयर का नाम भी ए ही होगा। और इसी तरह से पैटर्न अगर हम फोर्थ लेयर पर जाएं तो फोर्थ लेयर का मतलब इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगी उसके बॉडी के सेंटर वाले एटम्स के लेयर,
और वो बॉडी के सेंटर वाला एटम इस बॉडी के सेंटर वाले एटम के ठीक ऊपर नीचे आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो बॉडी के सेंटर वाली एटम्स की लेयर का नाम था दैट इज बी, वही अनदर लेयर फोर्थ लेयर का नाम आएगा दैट विल बी बी। तो इसका मतलब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है इन केस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर वो है ए बी टाइप, ए बी टाइप। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा था कि जब सेकेंड दो लेयर्स एक दूसरे पर प्लेस की जाती हैं तो दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। अब इसको ऐसे भी समझ लो, जैसे मैं चॉक्स का सहारा ले रहा हूँ। मान लो कि ये एक लेयर है, ये एक लेयर दिखाई जा रही है, एक लेयर के एटम्स एक दूसरे को टच करते हुए दिख रहे हैं। अब अनदर लेयर इसके ऊपर जब प्लेस की जाएगी तो एक पॉसिबिलिटी है कि एटम के ठीक ऊपर एटम अनदर लेयर का है। कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से दिख रहा है, एटम के ठीक ऊपर एटम। या दूसरी पॉसिबिलिटी है ये लुढ़क जाएगा, अगर मैं छोड़ दूं तो दूसरी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है, ऐसी दिख रहा है, कुछ इस टाइप से गैप में आ रहा है, सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के गैप में आ रहा है। दो तरह की पॉसिबिलिटी, एटम के ऊपर एटम या गैप। अगर एटम के ऊपर एटम आ रहा है तो लेयर के नाम सेम रखे जाएंगे, अगर गैप में आ रहा है तो लेयर के नाम चेंज कर दिए जाएंगे। तो ये इसका मीनिंग है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोगों ने देखा एटम के ठीक ऊपर एटम आया तो हमने ए टाइप की बात की। बीसीसी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि सेकेंड लेयर के एटम फर्स्ट लेयर के गैप में आए, तो इसलिए हम लोगों ने ए बी टाइप पैटर्न की बात की। ठीक है। इसके अलावा अगर हमसे ये भी पूछा जाए कि दो लेयर्स के बीच की सेपरेशन क्या है, बीसीसी स्ट्रक्चर में दो लेयर के बीच की सेपरेशन क्या है, तो क्या आंसर आएगा? सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, क्या आंसर आएगा? ये डिस्कशन थोड़ा टिपिकल है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस शो करना पड़ेगा, पेशेंस शो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आता। तो इट इज़ बेटर अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करना। एक बार ओरिएंटेशन बनने लग जाएगा तो सब लग जाएगा कि हाँ नहीं बहुत आसान है, लेकिन पहली बार में ये ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो चूँकि अच्छा हुआ कि आप लोग क्लासरूम में नहीं बैठे हुए हो, वीडियो देख रहे हो जिसको आप लोग बार बार रिपीट में कर सकते हो। अगर क्लासरूम में बैठे होते तो मैं एक बार बताता और हवा नहीं लगती, फिर मैं नहीं बताता, तो फिर वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती। तो अभी आपके पास ऑप्शन है, आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हो। मैंने एक बार बोला। हाँ, इसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम ये मान लें कि जो बताया जा रहा है ऐसा ही है, तब तो ये चीज़ें अकॉर्डिंगली सेटल होंगी। अगर हमको लगा नहीं पता नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर हम इस तरह के मोड में रह के इसको सोचेंगे तो फिर हमें नहीं समझ में आएगा, वो सेटल भी नहीं होगा। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है इस डिस्कशन का कि हाँ ये बताया जा रहा है तो ऐसा ही होता होगा, तभी ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा है। अब मैं सेपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो जैसे हमें ये पता है कि इस एक यूनिट सेल के बनने में टोटल कितनी लेयर्स यूज हुई हैं, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर यूज हुई हैं। और टोटल एज लेंथ अगर हम ए मानते हैं, एज लेंथ अगर ए मानते हैं तो दो लेयर के बीच की सेपरेशन हुई a/2 इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ a/2। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, सेपरेशन बिटवीन टू लेयर्स, टू 2D layers in BCC is equals to a/2। लेकिन अगर हमें r के टर्म में ये आंसर करना है तो सिंस a is equals to 4/√3r, अगर याद आ रहा हो तो BCC में ये रिलेशन आया था, तो इसके बेसिस पर हम इसको आंसर करें तो ये वैल्यू आएगी 2/√3r, 2/√3r आएगी, जो कि √2r से छोटी है। ये नंबर 2r से छोटा आएगा। 2r से क्यों छोटा आएगा? क्योंकि जब एटम के ऊपर एटम होता है तो सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2r होती है।
जैसा कि सिंपल क्यूबिक में देखा था। लेकिन यहाँ पर एटम गैप में है, और चूंकि गैप में आ गया तो इसलिए दोनों लेयर के बीच की सेपरेशन 2r नहीं, उससे थोड़ी कम आएगी। दो लेयर के बीच की सेपरेशन मैक्सिमम 2r हो सकती है, या उससे कम भी हो सकती है अगर गैप यूज में आया है तो। ठीक है, ये कहानी है BCC की। अब सेम टाइप का डिस्कशन हमें करना है FCC में। FCC यूनिट सेल में कौन सी 2D लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो देखते हैं, वो भी देखते हैं। वो डिस्कशन इनमें सबसे टिपिकल है, तो उसको ध्यान में रखना, उसको अलग तरह से ही सोचना पड़ेगा। हम जो सोचते हैं वो आंसर हमें FCC में नहीं देखने को मिलता, तो देखते हैं। इसको नोट कर लो, मैं हटा रहा हूँ। ये BCC का डिस्कशन था। BCC के बाद FCC की बात करें तो सबसे पहले मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ, और मैं बता दे रहा हूँ, एक्चुअली इसको सोचना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए मैं पहले ही आंसर कर दे रहा हूँ कि FCC के केस में जो 2D लेयर यूज होती है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर, हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर यूज होती है। कैसे, मैं शो कर रहा हूँ, और उसको समझने के लिए हमें इसे डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट डायरेक्शन से विजुअलाइज करना पड़ता है, तब जाके ये बात हमें दिखाई पड़ती है। तो मैं लेयर्स के एटम्स को एक पर्टिकुलर कलर से शो कर रहा हूँ, जिससे हम इस बात को ऑब्जर्व कर सकें कि यहाँ पर कौन सी लेयर यूज हुई है। ये थोड़ा सा टिपिकल है ये डिस्कशन। ये मैंने एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम फेस के सेंटर वाला, ऐसे ये फेस के सेंटर वाला, ये कॉर्नर वाला, और ये फेस के सेंटर वाला शो किया है। ऐसे ही ये एक एटम, फेस के सेंटर वाला, फेस के सेंटर वाला, कॉर्नर वाला, और ये पीछे वाले फेस के सेंटर वाला है। जैसे मैं अलग से ये शो करूं, जैसे मैंने ये जो येलो कलर से प्लेन दिखाया है या प्लेन के एटम्स दिखाए हैं, ये अरेंजमेंट। ऐसे दूसरा ऑरेंज कलर से जो मैंने दिखाया है वो भी मैं अलग से शो कर रहा हूँ। ये एक लेयर है, ये अनदर लेयर। मतलब कहने का ये है कि FCC के केस में हमें लेयरिंग पैटर्न को समझने के लिए एक डिफरेंट एंगल से विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, और वो एंगल क्या है, तो वो अलोंग बॉडी डायगोनल है। अलोंग बॉडी डायगोनल, अगर हम इस चीज को बॉडी डायगोनल अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लेयरिंग पैटर्न दिखाई पड़ेगा। हम जैसे इसके पहले वाले केसेस में हम लोगों ने सामने से फेस के अलोंग देखा या टॉप से देखा तो हमें दिख गया, लेकिन वो चीज़ इस केस में नहीं दिखाई पड़ती। मे बी आप लोग कोशिश करो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। जो अगर हम टॉप से इसको देखते हैं तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट जो लगता है वो नहीं है, वो करके देख लेना, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो पैटर्न एज इट इज फॉलो होता नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और वो पैकिंग दिखती है अलोंग बॉडी डायगोनल। मैंने यहाँ पर दो एटम्स नहीं दिखाए हैं, वो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर। मतलब बेसिकली ये लेयर्स दिखाई जा रही है। एक लेयर जो येलो कलर से दिखाई गई उसके एटम्स हैं,
एक लेयर जो ऑरेंज कलर से दिखाई गई उसके एटम्स हैं, और इसके अलावा एक अनदर उसी के साथ में, उसी के पैरेलल में एक अनदर लेयर और है जो यहाँ वॉयलेट कलर से दिखाई जा रही है, जिसका केवल एक एटम इस यूनिट सेल में लाई कर रहा है। इसी तरह से एक एटम उसी तरह की लेयर का है जो एक ही एटम इस यूनिट सेल में लाई कर रहा है। अगर हम बड़ा मतलब कई सारे यूनिट सेल्स एक साथ बनाए तो हमें इस तरह के एटम की भी ऐसे ही पैटर्न में लेयर देखने को मिल जाएगी। मतलब अगर तुम इस डायग्राम से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। मतलब ये जो एटम रखा है ये गैप में आ रहा है, एटम जो रखा है वो गैप में आ रहा है, तो इसका मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूज हो रही है। मतलब एफसीसी के केस में हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर यूज में आती हैं। एक बात तो ये हमें समझना था, जो ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमें अलोंग बॉडी डायगोनल इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए एक वीडियो भी मैं तुम्हें एनिमेशन दिखाऊंगा, या चाहो तो आप लोग मोबाइल तो है ही, गूगल कर सकते हो, उसमें क्रिस्टल लैटिस या लैटिस स्ट्रक्चर नाम लिखना तो उसमें कुछ एनिमेशन दिखाई पड़ेगा, तो उसमें ये पैटर्न 3 डायमेंशन में एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हो, ठीक है। ये दूसरी बात आती है कि ये लेयर एक दूसरे पर प्लेस्ड कैसे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको अलग कलर से दिखाया है, इसको अलग कलर से दिखाया है, उसके पीछे अपने एक रीज़न है। रीज़न क्या है या प्लेसिंग का तरीका अगर हमें समझना है तो उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। इसे अब मैं हटा रहा हूँ। मैंने एक बात ये बोली है कि एफसीसी के बनने में हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर यूज में आती है। हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं एफसीसी के बनने में। अब अगर उनकी एक दूसरे पर प्लेसिंग को डिस्कस करूं मैं, जैसे एक लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है ये, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर आगे बना सकते हैं। इस पर अनदर लेयर जो प्लेस्ड है, जैसे मैंने ऑरेंज कलर से दिखाई है, तो वो प्लेस्ड है बेसिकली इस तरह से गैप पे, गैप पर प्लेस्ड ऐसे। गैप पर प्लेस्ड है, आगे भी बना सकते हैं इसको ऐसे प्लेस्ड। अगर ऐसे प्लेस्ड है, इसका ये मीनिंग निकला कि अगर मैं पहली लेयर का नाम ए देता हूं तो दूसरी लेयर का नाम ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आती है कि अगर फर्स्ट लेयर ए है तो सेकेंड लेयर ए नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पर एटम के ठीक ऊपर एटम नहीं आ रहा बल्कि गैप में आ रहा। अब ए के बाद बी एंड देन बी के बाद सी आएगा या ए आएगा, इसको समझने के लिए हमें और डिस्कशन चाहिए। लेकिन उसके लिए जैसे मैं फिर से थोड़ा सा पोर्शन दिखा रहा हूं, ये एक लेयर है, एक लेयर है। अब इस एक लेयर पर जब सेकेंड लेयर प्लेस की जाती है तो मैंने कहा है कि गैप में प्लेस की जाती है। तो अगर मैं गैप की बात करूं तो ये गैप दिख रहा है, ऐसे ये गैप दिख रहा है, ऐसे ये गैप दिख रहा है, और इसी तरह से ये भी गैप दिख रहा है, ये भी गैप दिख रहा है, ये भी गैप दिख रहा है। ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने अल्टरनेट गैप्स का कलर चेंज कर रखा है। मतलब पहले वॉयलेट तो ऑरेंज, तो वॉयलेट तो ऑरेंज, तो वॉयलेट तो ऑरेंज। उसका रीज़न क्या है उसको समझते हैं। जैसे जब हम गैप पर एटम रखते हैं, अगर मैंने ऑरेंज को गैप को यूज़ किया और एटम अनदर लेयर का प्लेस किया, तो फिर तुम वॉयलेट पर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कुछ वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो अनदर लेयर का एटम का सेंटर इस पे नहीं आ सकता, तो तुम्हें फिर अनदर वॉयलेट को ही चूज करना पड़ेगा, अनदर वॉयलेट को ही चूज करना पड़ेगा, और सारे गैप जो चूज किए जाएंगे वो वॉयलेट ही चूज किए जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि दो लेयर्स के मतलब किसी एक लेयर पर जो गैप क्रिएट होता है, उन गैप्स में जब एटम रखा जाता है तो अल्टरनेट गैप ही चूज किए जा सकते हैं। एक पॉइंट,
दूसरा पॉइंट, अगर मैं यहाँ जो वॉयलेट से गैप वॉयलेट से गैप दिखाया था उसको नाम दे दूँ, वो पोजीशन ए है सपोज, या मैं थोड़ा सा और इसको बोलता हूँ, जैसे मान लो कि पहली लेयर के जो एटम्स हैं उनको बोल देता हूँ क्योंकि वो पहली लेयर के एटम्स के सेंटर्स की पोजीशन ए है, और जो गैप यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं उसमें ऑरेंज गैप को मैं नाम दे रहा हूँ बी, और वॉयलेट गैप को अगर मैं नाम दे रहा हूँ सी सपोज। तो मैंने जब यहाँ ऑरेंज गैप यूज़ किया तो जो लेयर बनी वो लेयर का नाम कहलाएगा बी, क्योंकि वो बी पोजीशन पर प्लेस्ड है। ये पोजीशन ए है, मतलब अगर ये आइटम इसी के ऊपर रखा जाता तो अगर पहली पोजीशन को मैंने ए बोला था तो दूसरा आइटम को भी ए ही बोलते, लेकिन हमने ऊपर नहीं रखा बल्कि गैप पर रखा है, तो दो तरह के गैप थे, तो आइदर बी यूज हो सकता था या सी यूज हो सकता था, तो हमने बी गैप को यूज किया, एक बी गैप को यूज में लिया। अब इसी तरह से सेकेंड लेयर जब प्लेस हुई तो सेकेंड लेयर के ऊपर जब थर्ड लेयर रखने की बारी आएगी तो वहां पर भी ऐसे ही गैप्स बनेंगे, और वहां पर भी जो गैप्स बनेंगे वहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। क्या आएगी? अगर मैं ऑरेंज लेयर के बारे में बात कर रहा हूं तो ऑरेंज लेयर पे गैप आ रहा है यहाँ, 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 या ऑरेंज लेयर पर गैप आ रहा है, इसको मैं शो कर रहा हूँ ब्लू कलर से, यहाँ, 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 देखो अल्टरनेट गैप्स। अगर मैं इस ऑरेंज लेयर पर थर्ड लेयर का एटम प्लेस करने की बात करूं तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इस ब्लू लेयर पर रख सकता हूं, और तुम अगर ध्यान दो तो ब्लू गैप जो दिखाया जा रहा है उसके अंदर झांको तो वो नीचे एटम दिख रहा है, इसका मतलब ब्लू जो पोजीशन दिखाई जा रही है वो ए पोजीशन है, ठीक है। और अगर हम वॉयलेट की बात करें तो वॉयलेट के नीचे अगर तुम देखो, वॉयलेट के नीचे अगर तुम देखो तो वॉयलेट के नीचे तुम्हें वॉयलेट ही दिखाई पड़ेगा, जो हमने पहले वॉयलेट दिखाया था वही, और वॉयलेट को मैंने नाम दिया था सी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वॉयलेट पोजीशन को यूज करता हूं, वॉयलेट पोजीशन को यूज में लेते हैं थर्ड लेयर की प्लेसिंग में, तो जो थर्ड लेयर बनेगी उसका नाम दिया जाएगा सी, और पैटर्न कहलाएगा ABC टाइप, जो कि एक्चुअली FCC में देखने को मिलता है। मतलब FCC में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है ABC डॉट डॉट टाइप, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और अगर मैंने वॉयलेट पोजीशन की बजाय ब्लू पोजीशन को यूज किया होता तो जो थर्ड लेयर प्लेस की जाती वो उसके एटम फर्स्ट लेयर के एटम को ठीक सुपर इम्पोज कर रहे होते, तो थर्ड लेयर का नाम फिर ए रखा जाता क्योंकि फर्स्ट लेयर का नाम ए है, तो पैटर्न फॉलो होता उस केस में AB टाइप, जो कि एक्चुअली हमारा चौथा टाइप का यूनिट सेल है जो हमें पढ़ना है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल में यही बात देखने को मिलती है कि वहां पर भी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड 2D लेयर ही यूज हुई है और वो प्लेस्ड हैं एक दूसरे के ऊपर इन द पैटर्न AB टाइप। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे दोबारा, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर दिखाया है कि FCC में कहानी क्या है। तो FCC में कहानी ये है कि ABC टाइप पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें तुम ध्यान देने वाली बात ये है कि फोर्थ लेयर का एटम फर्स्ट लेयर के एटम से मैच कर रहा है, और यही रीजन है कि जब मैंने यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया था तो इसमें जिस कलर से इसको दिखाया था, ये पहली लेयर माने तो ये दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, तो चौथी लेयर के एटम का कलर मैंने वही दिखाया है जो फर्स्ट लेयर के कलर का है। मतलब ये वाला एटम और ये वाला एटम ठीक एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है। मतलब अगर अपन बॉडी डायगोनल के लॉन्ग देखें तो इसके ठीक सामने ये दिखाई पड़ेगा, इसके ठीक सामने ये दिखाई पड़ेगा, का मतलब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इसलिए अगर इसका नाम ए लेयर है तो इसका नाम भी ए लेयर ही होगा। ठीक बात है, कुछ समझ में आता है कि FCC में इसको रिपीट करना पड़ेगा अपन को, एक बार में ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, तो इसको दोबारा वीडियो देखो और दोबारा इसको समझो कि क्या है, और याद रखो हमेशा कि FCC में ये कहानी है। मतलब पहले तो याद कर लो कि FCC में पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो ABC टाइप है, जो लेयर यूज हो रही है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड 2D लेयर है, और इसके अलावा उसे ऑब्जर्व करना है तो लॉन्ग बॉडी डायगोनल हमें देखना पड़ेगा।
फेस के सामने से, फ्रंट से या टॉप से देखने पर ये बात विजुअलाइज नहीं होती। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बातें हैं ये, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर पाता। तो अभी तुम्हारे पास अच्छा ऑप्शन है, इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, तो उसको दोबारा ज़रूर देखना और याद रखना कि ऐसा है। इसमें अपन को सेपरेशन बिटवीन लेयर्स, टू लेयर्स भी निकालना है। तो ये तुम्हारा काम है कि 2 लेयर के बीच की सेपरेशन अगर हमें बतानी है तो वो आंसर क्या है। जैसे हम लोगों ने बीसीसी में भी ये बात निकाली थी, ये सिंपल क्यूबिक में भी निकाली थी, ऐसे ही एफसीसी में भी अगर हमें ये बात निकालनी हो कि 2 लेयर्स के बीच की सेपरेशन कितनी होगी, तो वो आंसर मुझे बताना है। ठीक है, आज अपन इसको यहाँ पर रोकते हैं और अब से होमवर्क के बारे में तुम्हें ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा कि होमवर्क क्या है। अब हम लोग इस लायक हो गए हैं कि हम होमवर्क को स्टार्ट कर सके सॉलिड स्टेट की, तो वो तुम्हें मैं ग्रुप में बताऊंगा कि होमवर्क क्या है। ठीक है, यहाँ पर रोकते हैं, इसके आगे यहीं से डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो एक यूनिट सेल रह गया था उसकी बात करेंगे, तो उसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहो और ख्याल रखो। ठीक है, बाय।